Good evening, students. Today we will discuss about the motion of charge particle in uniform magnetic field. यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स क्या करेगा? तो वो फोर्स मोशन कराएगा। अब वो मोशन किस टाइप का होता है? तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन से किस तरह से है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह है कि अगर पहला केस ले लें कि वेलोसिटी हमारा फील्ड से परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसका मोशन सर्कुलर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, यहां पर एक डायग्राम बना सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ही यहां चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से तो उस पर फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में और उसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी इसकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स 90 डिग्री पे काम करता है। जब ये इधर आएगा तो फोर्स 90 डिग्री में, जब ये इधर आएगा तो फोर्स 90 डिग्री में, जब ये इधर आएगा तो फोर्स 90 डिग्री। इसका मतलब ये एक सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। अब जब भी कोई मोशन अगर सर्कुलर होता है तो उसकी अपनी एक कोई रेडियस भी होगी। मान लीजिए उसने एक रेडियस बना ली r और वो सर्कुलर मोशन करने लग गया। अब अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर फोर्स कौन सा लगा जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हुआ? तो हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या लगेगा, QVB, जो लॉरेंज ने बताया था। अब देखिए क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई सर्कुलर मोशन है तो जरूर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से ही सर्कुलर मोशन आता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? तो वो लॉरेंज फोर्स की वजह से आया। तो यानी कोई मूविंग चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा अगर उस चार्ज पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v और रेडियस r है। यानी कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आया? तो आंसर है लॉरेंज फोर्स की वजह से मिला। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहां से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे r की, जो कि होगी ये आपका mv स्क्वायर अपॉन r हुआ, qvb तो v से v कैंसिल हो गया तो r हो जाएगा mv अपॉन qv। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि v जो है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और अगर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा तो इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। यानी जितनी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी रेडियस इसकी बढ़ती जाएगी, उतना बड़ा गोला ये बनाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर करने में कितना टाइम लगाएगा उसका हम देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड इसका लगा वो होगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 2 पाई r, और वेलोसिटी है v। अब यहां से अगर r की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या बन जाएगा? 2 पाई mv अपॉन qb, और v हमारे पास पहले से था तो v से v कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ना तो वेलोसिटी है और ना ही रेडियस है। इसका मतलब टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ही रेडियस, यानी कितनी भी आप वेलोसिटी बढ़ा लीजिए, कितना भी बड़ा रेडियस बन जाए, जो घूम करके आने का टाइम है वो सेम रहेगा। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल 10 सेकंड में मान लीजिए घूम के आता है, आपने रेडियस, आपने वेलोसिटी बढ़ा दी 20 से 50 मीटर पर सेकंड कर दी, तब भी वो 10 सेकंड में ही घूम के आएगा, क्योंकि टाइम जो है रेडियस और वेलोसिटी पे फर्क नहीं डालता। तो यहां पर ये बात होगी। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। v यहां पर क्या है?
आर क्यू बी अपॉन एम, तो यहां लिख सकते हैं आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, क्योंकि स्क्वायर में है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, वी की वैल्यू रखा है तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, यहां से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी आ गई। तो उम्मीद है समझ में आएगा होगा। तो याद रखें, अगर परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है फिर तो ही ये सर्कुलर मोशन बनाएगा। लेकिन अगर हम एक और केस एज्यूम करें कि अगर वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, तो फिर यहां देखिए क्या होगा, तो क्या सर्कुलर मोशन बनेगा, तो आंसर बनेगा, लेकिन वो दूसरे तरह से बनेगा। देखिए अब यहां पर हम चेंज कर देते हैं, इफ वेलोसिटी डज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन क्या होगा। तो यहां पर हम केस डिस्कस करते हैं दूसरा, इफ वेलोसिटी इज नॉट, दूसरा केस हम लगाते हैं, वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू फील्ड। देखिए हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन चाहिए तो परपेंडिकुलर आना चाहिए फील्ड के डायरेक्शन के, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो अगर किसी एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है और ऐसे आने के कारण अगर ये ऐसे नहीं आ रहा, किसी एंगल पर आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसको क्या देगा, मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, तो एक कंपोनेंट उसको क्या देगा, v cos थीटा देगा, और एक कंपोनेंट क्या देगा, v sin थीटा। जो v sin थीटा होगा वो सर्कुलर मोशन कराएगा, और जो v cos थीटा होगा वो भी तो कुछ कराएगा। अगर वेलोसिटी दो बट गई तो v sin थीटा आपको सर्कुलर मोशन करा देगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन v cos थीटा क्या कराएगा, वो उसको हॉरिजॉन्टल मूव कराएगा। कैसे, अगर ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है तो एक चक्कर लगाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल नीचे भी आ रहा है। यानी उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये एक सेंटर बनाया उसने, फिर नीचे आ गया, फिर दूसरा सेंटर बनाया, फिर तीसरा सेंटर बनाया, यानी ये वर्टिकल भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है। इसका मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों काम कर रहे हैं। तो इस पाथ को हम लोग सर्कुलर पाथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ। अब अगर हेलिकल पाथ है तो रेडियस क्या बनेगी इसकी, तो रेडियस हमारे पास क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी होता है। तो यहाँ v हमारा क्या बनेगा, v sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमको चाहिए होगा रेडियस के लिए क्योंकि सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस बनेगी, और रेडियस के लिए हमको क्या चाहिए होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं, टाइम पीरियड कहता है हमको कोई मतलब नहीं रेडियस और वेलोसिटी से, आप लोग समझो, आप लोग जानो। अब आती है बात हमारी ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी खिसक रहा है तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। तो चूंकि पिच है लेकिन है तो डिस्टेंस ही ना, तो पिच को हम, डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी हमको मिलेगी, v cos थीटा। तो v cos थीटा हो गया, और टाइम ये वाला टाइम 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो पिच हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यूबी, ये हमारी पिच की वैल्यू आ जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन में है कि नहीं है तो उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।